दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज दिवाली है और सब लोग दिवाली मनाने में व्यस्त होंगे। मैंने सोचा चल आप लोगों को दिवाली की बधाई भी दे दूं और एक छोटा सा घटनाक्रम जो 2008-9 का है उससे भी आप लोगों को सुना दूं। दोस्तों, ये पौड़ी जनपद के लाइमस्टोन प्रभाग और कोटद्वार रेंज का एक घटनाक्रम है। ये घटनाक्रम 2008-9 का है। यहाँ जो पोखाल क्षेत्र है, उस पोखाल क्षेत्र में एक गांव पड़ता है गौला मल्ला। गौला मल्ला में राजेश भावखंडी का परिवार रहता था। उनका बेटा 11 साल का बेटा ज्योति प्रसाद भावखंडी 27 दिसंबर 2008 के शाम को ये लोग चीड़ के जो छोटा होते हैं, जो फल होता है वो नीचे गिरता है और उससे अक्सर लोग आग जलाने में उसका उपयोग करते हैं। जाड़ों के दिन थे, इसलिए 5-6 बच्चे शाम को गांव से ज़्यादा 200-250 मीटर दूर जो बंजर खेत थे, उन खेतों में जो चीड़ के वृक्ष थे उनसे ये छोटा नीचे गिरे हुए थे, उनको एकत्र करके घर ला रहे थे ताकि उससे अगेठी जलाई जाए। और एक प्रकार से जाड़ों में अगेठी का उपयोग उस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चे लोग इसको एकत्र करने के लिए गए थे। जब लोग इन्होंने लगभग वो छोटे एकत्र करके अपने जो थैले उन्होंने ले जा रखे थे उनमें भर दिए थे, तभी उन्होंने देखा कि उनसे 2 खेत नीचे एक खेत की आड़ पे एक बड़ी बिल्ली लेटी हुई है। उत्सुकतावश बच्चों ने उसको एक बड़ी बिल्ली समझा और वो लोग उसके नज़दीक गए और उसको पत्थर मारने लगे ताकि वो वहाँ से भाग जाए। परंतु दोस्तों, वो कोई बड़ी बिल्ली नहीं बल्कि एक गुलदार था जिसकी उम्र लगभग 3 से 4 साल थी और इसलिए बच्चे उसको बड़ी बिल्ली समझ बैठे थे। अपने आराम में दखल अंदाजी के कारण उस गुलदार को गुस्सा आ गया और वो एक झटके के साथ ऊपर खेत में पहुंचा। बाकी बच्चे छोटे थे। उसने जो ज्योति भावखंडी जो 11 साल का बेटा था उस पर हमला कर दिया। बच्चे जो छोटे थे वो चिल्लाते हुए वहाँ से गांव की ओर भागे और जब तक वो गांव वालों को बुला के ले जाते थे तब तक उस गुलदार ने गले में कैनाइल गड़ा दिए और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जब लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ज्योति वहाँ पे मृत पड़ा हुआ है और गुलदार वहाँ नहीं है। दोस्तों, इस गुलदार ने गुस्से में केवल उस 11 साल के ज्योति प्रसाद को मारा, खाया नहीं और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। इस क्षेत्र में इससे पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी थी जिसका संज्ञान वाइल्ड लाइफ चीफ को पहले ही दे दिया गया था। अब डीएफओ लैंसडॉन द्वारा वाइल्ड लाइफ चीफ को इस घटना की सूचना दी गई और उनके द्वारा 29 दिसंबर 2008 को इस गुलदार को आदमखोर घोषित करते हुए मारने की अनुमति प्रदान कर दी गई। दोस्तों, डीएफओ लैंसडॉन द्वारा मेरे से संपर्क किया गया और मुझे इस कार्य के लिए अधिकृत कर दिया गया। मेरे साथ शायद राकेश बर्तवाल पौड़ी वालों को भी सूचना दे दी गई और वो वहाँ पहुँच भी चुके थे। दोस्तों, मैं यहाँ से 10 तारीख जनवरी को अपने साथी वीरेंद्र के साथ कर्णप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी के बाद गुमखाल और उसके बाद दुगड्डा पहुँचा। दुगड्डा से एक रोड जो पोखाल या डांडाबंडी को जाती है उस पे हम लोग चले। मैंने उस क्षेत्र को
पहले कभी मैं देखा नहीं था और ना मैं उस क्षेत्र में कभी गया था। जब आगे बढ़ते हुए हम पौखाल पहुँचे, पौखाल के बाद जब मैंने इस क्षेत्र को देखा तो मुझे याद आया कि प्रेम सिंह नेगी जो कोटद्वार के शिकारी थे, वाइल्ड लाइफ में रहते हुए उन्होंने 17-18 आदमखोर गुलदारों को मारा था। तो एक दफ़े जब वे और मैं साथ साथ काम करते थे तो वो उस उस इलाके की जो जय गांव है उसकी कहानियाँ मुझे बहुत सुनाते थे। और दोस्तों, नाली खाल के बाद जब हम ऊपर को पहुँचे तो बोर्ड लगा हुआ था जय गांव का। मुझे बहुत उस गांव को देखने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि जब मैं उनकी कहानियों में उनके जो मुझे बताते थे उसको सुनकर बहुत रोमांचित मैं अपने को महसूस करता था। वहाँ से पैदल मैं लगभग 1 किलोमीटर चला और उसके बाद मैं जय गांव के ऊपरी छोर पे पहुँचा। जब मैंने वहाँ से नज़र दौड़ाई तो मुझे लगा वो गांव एक कटोरी नुमा शक्ल में था। नीचे समतल मैदान, खेत, गांव और उसके चारों ओर ऐसी छोटी-छोटी पहाड़ियाँ जिन पर पूरी लेंटिना पटी हुई है। यानी केवल उतना वाला एरिया खुला था जो उनके खेत और घर तक का था, बाकी सारा लेंटिना से पटा हुआ था। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जय गांव में 2009 तक 38 केस इस गांव में हो चुके थे आदमखोरों के। आप ये लगा लो, आदमखोरों ने इस जय गांव को 38 दंश दिए थे और उसके बाद भी ये लोग इतने खतरों के साथ जी रहे थे, फिर भी इनके द्वारा कोई पलायन नहीं किया गया था। ये दृढ़ता से उन आदमखोरों का सामना कर रहे थे चाहे। और दोस्तों, उसके बाद हम गौला के मंदिर पे पहुँचे। वहाँ पे राकेश बर्तवाल पहले आ चुके थे, वहाँ तक रोड थी और उसके बाद हमारी व्यवस्था वहाँ से आधा किलोमीटर दूर जो पैदल मार्ग था गौला मल्ला गांव, वहाँ कर दी गई। अभी मैं नेट पे सर्च कर रहा था तो गौला मल्ला तक भी सड़क है और बहुत सारे जगह पे जहाँ उस समय रोड नहीं थी वहाँ सारी सड़कें पहुँच चुकी हैं। हमारे साथ दिनेश बलोदी जो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड थे उस समय, वो भी हमारे साथ वन विभाग की ओर से उनको तैनात कर दिया गया। और दोस्तों, अब शुरू था इस घटनाक्रम में आदमखोर को सर्च करना और उससे पहचान करना। सबसे पहले हम लोगों ने इस क्षेत्र के जितने गांव थे उन गांवों पे जाके उनकी जो जो घटनाएं वहाँ हुई उन घटनाओं से हमको अवगत होना था और पूछ पूछ के हम लोग ये काम कर रहे थे। जयगांव की एक घटना मैं आपको सुनाऊं, ये लगभग 2005 की घटना होगी। जयगांव से हटकर एक किनारे पे, गांव के किनारे एक मकान था। वहाँ पे एक बूढ़ा बूढ़ी और उनके 2 नाती रहते थे, एक 11 साल का और एक 8 साल का। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जय गांव में किस प्रकार से आदमखोरों का उस समय भय और आतंक था। जाड़ों का ये समय था। उस दिन क्षेत्र पे जो आदमखोर सक्रिय था वो इनके घर तक पहुंच गया। शाम के समय बच्चे अपने आंगन में खेल रहे थे। आंगन में खेलना क्या था, आंगन जितना आंगन था उतना ही खुला था, बाकी चारों ओर घर भी लेंटिना से पटा हुआ था। वहाँ इतनी लेंटिना थी कि घर वाले भी लेंटिना को नहीं काट रहे थे, बल्कि फॉरेस्ट विभाग जब कोई आदमखोर सक्रिय होता था तब फॉरेस्ट विभाग जनता को पैसे दे के या अपने लेबर लगा के इस लेंटिना को गांव के बीच से भी उखाड़ रहे थे। और जो शाम 7 साढ़े 7 बजी और इस गुलदार ने इनके बड़ी नाती पे हमला कर दिया। घसीटते हुए से लेंटिना के बीच ले गया। जब तक वे उस तक पहुंचते बेटे तक, तब तक वो इस दुनिया से चल बसा था। और दोस्तों, जानवर का जो व्यवहार होता है
वो व्यवहार जहाँ उसको खाना मिलता है अक्सर वो वहाँ जाने की कोशिश करता है। और दोस्तों ठीक 6 महीने बाद फिर, क्योंकि शिकारियों के परमिट जारी था, परंतु शिकारी इस गुलदार को मार नहीं पाए थे। और ठीक 6 महीने बाद इनके जो 8 साल का दूसरा नाती था, उसको भी इस घर से वो गुलदार उठा के ले गया था। तो आप लगा लो, एक जो परिवार था जिसने अपने भविष्य को उन बच्चों के हिसाब पे संवारने के लिए एक आशा लगाई होगी, उस आशा को इस गुलदार ने तोड़ दिया था। ऐसे ऐसी दंश जो थे इस क्षेत्र को इन आदमखोर गुलदारों ने दिए थे, जिनको हम सोच के भी एक बदन पे एक झुरझुरी उठ जाती है, एक सिहरन पैदा हो जाती है। और उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। दोस्तों, राकेश बर्तवाल और उनके पास विभाग की जिप्सी थी और वो लोग गाड़ी से इस सारे एरिया को सर्च कर रहे थे। और हम लोग पैदल काठूर, गढ़सीर, गौला तल्ला, नाली खाल, इन जगह जहाँ भी हम रात को सर्च कर रहे थे तो हम पैदल सर्च कर रहे थे। परंतु यहाँ जानवरों की इतनी तादाद थी, जंगली खरगोश अलग, वॉकिंग डियर अलग, इसके बावजूद भी इस क्षेत्र पे इतने गुलदार सक्रिय जो आदमखोर हो जाते हैं वो क्यों होते होंगे, ये सबसे बड़ी एक सोचने का विषय था। और दोस्तों, लगभग 20 तारीख को राकेश बर्तवाल और उनके जो टीम थी, उस टीम ने एक रणनीति बनाई, क्यों ना एक सड़क के ऊपर एक बकरा बांधा जाए और उसके बाद देखते हैं इस पे गुलदार लौटता है या नहीं, क्योंकि उन्हें भी इस क्षेत्र में कोई गुलदार नहीं दिख रहा था और हम पैदल में तो हमको दिख ही नहीं रहा था। जो गौला मंदिर है, गौला मंदिर के ठीक सामने एक बहुत ऊंची रिज है, जिस रिज के ऊपर एक पानी का टैंक बना हुआ है। ये क्षेत्र में पानी बहुत कम है, इसलिए नदी से पंपों द्वारा पानी को ठीक उस टैंक तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद तब सारे एरिया को ये पानी सप्लाई किया जाता है। जब इन्होंने सड़क के ऊपर बकरा बांधा तो ये लोग सड़क पे आए कि थोड़ा देर बाद आएंगे तब देखेंगे कि इस बकरे पे लपट आता है या नहीं। जब बांधने के बाद वो सड़क पे आए, सड़क पे गाड़ी खड़ी थी, तो उन्होंने ऊपर रिज की ओर जब उन्होंने नज़र दौड़ाई तो उन्होंने देखा वहाँ से एक गुलदार बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ नीचे की ओर आ रहा है। तो ये लोग खुश हो गए, चलो आ गया, गुलदार आ रहा है। और वो ये सोच रहे थे कि ये गुलदार अब आएगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे और तब देखेंगे जो बकरे पे अटैक करने पहुंचेगा तो हम इसको शूट कर देंगे। परंतु वो गुलदार इतने तेज़ी से वहाँ से पहुँचा कि ये सड़क से जो ऊपर थोड़ा मतलब लगभग 100 मीटर ऊपर जो तब्बड़ था, उस तब्बड़ में बकरा बंधा हुआ था। तो ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचने तक उस गुलदार ने उस बकरे को मार दिया। अब उसके बाद गुलदार मारने के बाद भाग निकला। तो इन लोगों ने कहा चलो बढ़िया है, अब रात को हम लोग यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद ये गुलदार आएगा और हम इसको शूट कर देंगे। वही उसके बाद उन्होंने पासी की झाड़ी पे एक छुपाव बनाया और शाम को वो उस पर बैठ गए। पूरी रात बैठने के बाद भी गुलदार उस शव पे नहीं लौटा, बल्कि वो सामने जो झाड़ियाँ थी उन झाड़ियों पर जब रात को लाइट मार रहे थे तो उसकी आंखें रिफ्लेक्ट कर रही थी। परंतु वो, क्योंकि उस गुलदार ने इनको उस झाड़ी में बैठे हुए देख लिया था, इसलिए वो उस शव पे लौट नहीं रहा था, उस बकरे पे लौट नहीं रहा था और ना ही इन्होंने हमें कोई कॉल किया। यदि ये लोग शायद मुझे रात को कॉल करते और मैं वहाँ जाता तो मेरे पास टेलीस्कोपिक राइफल थी, तो यदि वो झाड़ी के अंदर भी था तो मैं टेलीस्कोप से उसे देखकर फायर कर सकता था। और धीरे धीरे सुबह रात खुल गई और उसके बाद लपट वहाँ से चल दिया।
उसके बाद ये कहानी उन्होंने हमें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, यार मैं कम से कम हमको तो बता देते, हम आ जाते वहाँ। क्योंकि उनके राइफ़ल पे टेलीस्कोप था नहीं, इसलिए एम करने में थोड़ा परेशानी होती है। वो क्योंकि 100-200 मीटर पे यदि गुलदार हो और आँखें दिख रही हो, तो उससे शॉट मारना बहुत टफ होता है। परंतु उनके द्वारा ये चांस गँवा दिया गया था। और दोस्तों, मैं 20 तारीख को ठीक उस पानी की रिच पे पहुंचा। मैंने वहां देखा तो वहां वास्तव में वो गुलदार, क्योंकि उससे एक पानी जो केवल उसी रिच पे, उस जो टैंक थे, उस टैंक से जो लीकेज पानी था उसको पीने के लिए भी ये गुलदार उस चोटी पे रह रहे थे। और उसके बाद वहाँ से चारों ओर इनको दिख रहा था, चाहे वो नाली खाल जाए, चाहे वो टल्ला गौला जाए, किसी भी क्षेत्र में वो वहाँ से मूवमेंट कर सकते थे। यानी गुलदारों की जो आवासीय जो जगह थी वो रिज थी। और दोस्तों, उसके बाद दूसरे दिन हम और राकेश बटवाल ने जिप्सी से उस सारे क्षेत्र में पूरी रात, शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हम लोगों ने सर्च किया, परंतु हमें कोई लेपर्ड कहीं नहीं दिखा। और ना ही किसी भी लेपर्ड के मूवमेंट की मैसेज हम लोगों को मिला। इससे साफ लग रहा था कि या तो यहाँ गुलदारों की संख्या कम है, और या तो ये गुलदार किसी और जगह मूवमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन मुझे, क्योंकि जयगांव भी उसी के नज़दीक पड़ता था, इसलिए मैं जयगांव पे हम लोग चले गए। शाम को हम लोग उसकी एक रिज पे बैठे रहे, और वहाँ से कोई मूवमेंट यदि लेपर्डों का होता है तो उससे देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। केवल वॉकिंग डियर उन खेतों पे चल रहे थे, परंतु हमें कोई गुलदार का कोई मूवमेंट वहाँ नहीं दिख रहा था। और उसके बाद राकेश वर्तवाल पौड़ी लौट आए। अब मैं और वीरेंद्र केवल दो, और एक हमारे साथ दिनेश बलोदी जो फॉरेस्ट गार्ड थे, यही इस क्षेत्र में। अब हमारी ही जिम्मेदारी केवल अब उस आदमखोर को मारने की थी। दूसरी टीम वापस आ चुकी थी। 22 तारीख को हमें पता चला कि नाली खाल के बगल पर एक गांव में एक बकरे को किसी गुलदार ने मार दिया है। हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे। ये खबर दिन की 12 बजे की थी। तो वो नाली खाल इंटर कॉलेज के बैक साइड में एक मकान था, जो रोड से लगभग 100-200 मीटर नीचे होगा। जब हम उस मकान पे पहुँचे तो मकान वाले ने बताया कि मेरा बकरा इस आंगन में बंधा हुआ था, और 12 बजे एक लेपर्ड आके उस बकरे को लेके वो नीचे झाड़ियों में चले गया। मैं बड़ा ताज्जुब हुआ कि 12 बजे दोपहर में एक लेपर्ड किसी घर से बकरे को उठा रहा है, इसका मतलब बहुत शातिर लेपर्ड होगा। इतनी हिम्मत लेपर्ड में कैसे हो सकती है कि वो 12 बजे दिन में आए और घर से बकरे को उठा के ले जाए। हम लोगों ने वहीं जहाँ उसके घसीट के निशान थे वहाँ देखा, और घर से लगभग 50 मीटर दूरी पे उसने बकरे के शव को छोड़ के वो निकल चुका था। हमने उस शव को वहीं पे बांध दिया, और मचान बनाने की जगह थी नहीं, वहाँ पे एक दीवार थी, और दीवार की आड़ पे थोड़ा छुपाव बना के हम लोग शाम के 4 बजे वहाँ बैठ गए। लगभग 6 या 6:30 बजे वहाँ वो आदमखोर पहुँच चुका था। मैंने उस बकरे की बॉडी पे एक घंटी लगाई थी, ताकि यदि वो खींचे, क्योंकि वहाँ पे पूरी लेंटिना थी, लेंटिना से हमें केवल बकरा ही दिख रहा था, बाकी और एरिया उसका कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए घंटी लगानी बहुत ज़रूरी थी। जब वो घंटी बजी तो वीरेंद्र ने मुझे कहा, भाई साहब लेपर्ड आ गया है। तो मैंने वीरेंद्र को लाइट मारने के लिए कहा। वो लेपर्ड और जगह से नहीं, बल्कि नीचे के खेत से ऊपर चढ़ा, और उसके बाद लेटे हुए वो बकरी को नीचे की ओर खींच रहा था। बकरी रस्सी से बंधी थी, इसलिए उससे खींचा नहीं गया, इसलिए घंटी बज गई। मैंने बिना समय गंवाए उसके चेस्ट का एम लिया और टिगर दबा दिया।
एक धमाका हुआ और लेपर्ड वहाँ से एक झटके के साथ नीचे खेत में गिर गया। हम उसको वहीं छोड़कर वापस आ गए। जब हम लोग सुबह वहाँ पहुँचे तो एक अजीब सी घटना घट गई। झाड़ी के अंदर, उस लेंटिना के झाड़ी के अंदर, जब मैं उस लेपर्ड के शव को ढूंढने के लिए अंदर घुसा तो हमने देखा कि वहाँ पे एक बड़े गुलदार के पग चिन्ह हैं। उन पग चिन्हों को देख के हमें लगा कि जो ये गुलदार है ये तो केवल 3 या 4 साल का है, परंतु जो ये गुलदार दिख रहा है ये तो बहुत बड़ा है। तो ये क्या पग चिन्ह दूसरे गुलदार के हैं? आज हमने उस गुलदार को खींचकर बाहर निकाला तो हम बड़े ताजुब हो गए। उस गुलदार ने उसके चेस्ट से और उसके फेफड़े ये पूरी चीज़ खा ली थी और पहली बार मैंने किसी गुलदार को दूसरे गुलदार को खाने का ये दृश्य देखा था। बाद में अभी तो मैं 1-2 केस और देख चुका हूँ इस प्रकार का कि गुलदार गुलदारी को खा दे रहा है, परंतु उस समय बहुत पहले की बात है और हमें ये चीज़ पता भी नहीं था कि गुलदार गुलदार को खा लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद हम दंग रह गए। दोस्तों, ये सूचना हमने वन विभाग को दी और कोटद्वार रेंज वाले आए और वे उस लेपर्ड को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार ले गए। परमिट केवल एक का था। उन्होंने हमें कहा कि आप लोग यहीं अभी रहें और जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद आप लोग वापस जाएंगे। परंतु उस समय मेरे पास गैरसैंण के शूनी तल्ली वाला जो आदमखोर था वो सक्रिय हो गया था और उसको मारने का परमिट मेरे नाम जारी हो चुका था, इसलिए मेरे पास समय कम था। हमें तो केवल आदमखोर से मतलब था और उन लोगों के बताए हुए अनुसार, क्योंकि बच्चों ने जब उससे देखा था तो उसका कद छोटा था। इस गुलदार का कद भी 3-4 साल के गुलदार के बराबर था और ये दिन में बकरे को उठा के ले जा रहा था। इससे लग रहा था कि जो हमारे द्वारा मारा गया है ये वास्तविक आदमखोर हो सकता है। आदमखोर तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उसने केवल बच्चे को मारा था, खाया नहीं था। तो ये वाला क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत फैला हुआ क्षेत्र था। यहाँ बड़े बड़े गांव, परंतु सारे क्षेत्र में लेंटिना बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि जब मैं गौला गांव पे पहुँचा था तो उस गांव के बीच भी जो 2 मकानों के बीच कोई दीवार है उस पे भी लेंटिना थी। तो उस समय मैंने उन लोगों से कहा था कि आप इस लेंटिना को क्यों नहीं उखाड़ रहे हैं? वो कह रहे थे उस समय कि इसके लिए फॉरेस्ट से पैसा आता है और उसके बाद तब हम लोग इसको निकालते हैं। यानी अपने बचाव के तरीकों को भी ये फॉरेस्ट पर ही ये लोग निर्भर थे। क्षेत्र में बहुत सारे नरभक्षी सक्रिय हुए। हर दफ़े हर 6 महीने में यहाँ पे नरभक्षी सक्रिय हो जाते थे उस समय। और अब चारों ओर सड़क दिखाई दे रही है, परंतु अब इस क्षेत्र पे जितने आक्रमण पहले होते थे वो गुलदारों के आक्रमण अब कम है, परंतु अब टाइगर के जो क्षेत्र है नीचे वाला, इस पे टाइगर की जो उपस्थिति है वो अब देखने को मिल रही है। यानी अब इस क्षेत्र में कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो टाइगर हैं वो टाइगर भी ऊपर पहुंच चुके हैं और अक्सर देखा जाता है कि यहाँ भी अब टाइगर के अटैक हो रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में पहुंच चुका है तो लेपर्डों का कम होना एक स्वाभाविक गुण है, क्योंकि लेपर्ड अब इस क्षेत्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र में निकल गए होंगे, क्योंकि यहाँ अब टाइगर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में लगभग सारे शिकारियों ने कोई ना कोई आदमखोर इस एरिया पे मारा है। चाहे वो प्रेम सिंह नेगी हो, चाहे वो संजय कुंवर हो,
चाहे वो राकेश बर्तवाल हों, सारे लोग अक्सर इस क्षेत्र पे हर किसी ने कोई ना कोई आदमखोर इस क्षेत्र पे मारा हुआ है। पहले सबसे अधिक आदमखोर यहीं सक्रिय होते थे, इसलिए स्वाभाविक था कि जहाँ आदमखोर सक्रिय होंगे उसी क्षेत्र पे शिकारियों को बुलाया गया होगा और उनके द्वारा यहाँ आदमखोर मारे गए हैं। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए, परंतु एक चीज़ जो सोचने लायक थी वो थी कि इस क्षेत्र पर इतने भोजन होने के बाद ये गुलदार आदमखोर क्यों हो रहे हैं। 2006 में जब मैं चंपावत वाले आदमखोर को मारने गया था, उस समय भी मैंने ये अनुभव किया था कि खाने की पर्याप्त मात्रा के बाद उस एरिया पे भी बहुत सारे आदमखोर सक्रिय हो रहे थे। इससे मुझे ये लगा कि जो भी जानवर इस लैंटीना वाले क्षेत्रों में होता है, उसके मांस में अम्लीय मात्रा अधिक होती है, यानी उसका मांस खट्टा होता है। और चीड़ के जंगल वाले भी जो जानवर होंगे, उनके मांस में भी अम्ल की मात्रा अधिक होती है। ये लेपर्ड या जो कॉर्बेट पार्क रामनगर है, वहाँ भी पूरी लैंटीना है, तो वहाँ भी कोई टाइगर इतने भोजन के बाद भी आदमखोर हो जाता है। इसका मुख्य कारण मुझे ये लगा, और अपनी किताब में भी मैंने ये चीज़ उस समय लिख के दी थी कि इस पे सोचने की एक आवश्यकता है, क्योंकि लैंटीना वाले क्षेत्र में रहने वाले कोई भी जो जंगली जानवर है, उसके मांस में खट्टापन है। उस खट्टेपन के कारण कोई गुलदार या कोई टाइगर इन जानवरों का शिकार कर रहा है, तो उसकी आँत और दांतों में इसका सीधा असर हो रहा है। उनके दांत जल्दी खराब हो जा रहे हैं, उनकी आंतें खराब हो जा रही है। या आप इस प्रकार से लगा लें कि हम लगातार यदि किसी खट्टी चीज़ को खा रहे हैं, तो बाद में हमें उस चीज़ को खाने की इच्छा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार इन एरियो में इन गुलदारों और इन टाइगरों पे इस मांस का बहुत असर पड़ रहा होगा, इसलिए ये मानव का शिकार कर उस मांस का इन्हें दूसरा स्वाद लग रहा होगा, इसलिए ये यहाँ अधिकतर इन एरियो पे जो भी लेपर्ड हो या टाइगर हो, वो आदमखोर हो रहे हैं। और इस चीज़ को मैंने लिख के भी दिया था कि इस पे एक वैज्ञानिक तथ्य जो है, इसकी जांच करें, वैज्ञानिक लोग इसकी जांच करें वास्तव में ये बात सही है या गलत। क्योंकि कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता तो इतनी पर्याप्त भोजन के होने के बावजूद भी कोई गुलदार या टाइगर आदमखोर क्यों हो जा रहा होगा। एक सोचने का विषय है। दोस्तों, आपको ये घटनाक्रम कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले घटनाक्रम में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।